एक एक के कान में आके बोलूं कि ताली बजाओ। मेरे को 9:50 पे खड़ा किया है गुरुदेव ने। हालांकि सच बताऊं, ईमानदारी से कसम खा के बोलता हूँ भाभी जी, ये मेरा कविता पढ़ने का समय नहीं है, ये मेरा पीपल पे उल्टा लटकने का समय है। लेकिन फिर भी आपके बीच में हूँ। 4-5 कवि हमारे बीच में शहीद हो गए। परमपिता परमेश्वर इन सबकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। दोनों बालकों को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, क्योंकि ये जो 2 बालक है ना दीदी, ये आपकी बुढ़ापे की दवा है। हमारे पास ये क्या मुझसे ही दवा है। ये परेशानी ये है कि हम पति पत्नी के बीच में एक हुआ, उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी वो सोता नहीं, और इस समस्या के कारण दूसरा होता नहीं। मैंने उसको डांटा, मारा, चिल्लाया, उसके सामने रोया, और वो रात को 1 बजे तक नहीं सोया। फिर मेरी पत्नी ने कहा एक काम करता, हम सोने की नाटक करते हैं। अपने को सोया देखकर ये भी सो जाएगा, सपने में सो जाएगा। तो 10 मिनट हमने सोने की नाटक करी, और 10 मिनट बाद मेरी पत्नी ने मेरे को जगाया, बोले मेरी एक्टिंग देखी, अगर ये एक्टिंग रोहित शेट्टी देखता तो अभी मेरे को फिल्म में साइन कर लेता। मैंने कहा मेरी एक्टिंग देखी, मैं तो सो भी रहा था और खर्राटे भी ले रहा था, मेरे को रोहित शेट्टी देखता तो अपनी फिल्म में साइन कर लेता। आओ मोहब्बत करें, मैं भी जगा और तू भी जगी है। तभी बच्चा खड़ा होकर बोला पापा मेरी एक्टिंग कैसी लगी है। आइए कमजोर बहुत सारी बात है। देखो अपन क्या, मेरा चेहरा देख के आप ये मत समझने के कोई ज्यादा ज्ञान की बात करेगा, क्योंकि भाई साहब ज्ञान की स्थिति हमारे देश में बड़ी खराब है। आओ गजब के दादा है, ऐसा लगता है 3-4 दादाओं को जोड़ के एक दादा का निर्माण किया गया। सब कहीं से कहीं तक ये बात कर रहे थे, इनकी आवाज जगदीश भाई आए, इन्होंने गा के पढ़ा, अपन गा के नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इनके गले में साक्षात मां सरस्वती विराजमान है और अपने गले में भैरव महाराज। तो इसलिए अपन ज्यादा लोड नहीं लेते। कह बोले पुष्पाराज झुकेगा नहीं साला। साहब ये फिल्मों में हमारे संस्कार बदल दिए, लेकिन एक टिप्पणी कुलदीप रंगीला कर देना चाहता और तालियों का बड़ा महोत्सव देखना चाहता है कि पुष्पाराज झुके न झुके, पर कुलदीप रंगीला झुकेगा। ये सच है कि झुकने वालों में हमारा नाम दर्ज नहीं है, पर थोड़ा सा झुकने से अगर रिश्तों में मजबूती आती है तो झुकने में हमें कोई हर्ज नहीं है। झुकने में रिश्तों में मजबूती आना चाहिए। पुष्पाराज झुकेगा नहीं साला, और पूरी फिल्म में कुछ झुक के ही चल रहा है। ये हालत हम कहां से कहां पहुंच गए साहब। पुष्पाराज झुके ना झुके, कुलदीप रंगीला झुकेगा। अरे उसके आगे झुकेगा जिसने इस मिट्टी के लिए अपनी जान गंवाई है, उसके आगे झुकेगा जिसके मन में सच्चाई है। अरे उसके आगे झुकेगा जिसने अपनी जिंदगी इस भारत देश के लिए गंवाई है, और कुलदीप रंगीला उसके आगे झुकेगा साहब जिसने फिल्म का कश्मीर फाइल बनाई है। हमने बॉलीवुड का बाइकआउट कर दिया। नहीं उधार वाले का नहीं है। देखो इस समय एक तो फोन आता है ना, इस समय जो फोन आता है तो उस समय फोन पे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमें ना बात नहीं कर सकते, उस पर हमको ऐसा करना पड़ेगा। हाँ। इस समय फोन आता है, उसकी ये समस्या, फोन के लोग दुरुपयोग करते हैं। जिसको देखो वो फेसबुक, जिसको देखो व्हाट्सएप। आज सवेरे एक लड़की ने फेसबुक पे स्टेटस डाल दिया, मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी और ना अपने बच्चों को करने दूंगी। ये हालत है साहब। मैं सुनीता नाम की एक लड़की से मोहब्बत करता था, सुबह शाम उसे पाने की ईश्वर से इबादत करता था। उस लड़की ने भी मुझसे बेइंतहा प्यार किया, और 3 वर्षों के पश्चात उसने राजकोट में मेरा मिलने का प्रस्ताव स्वीकार किया। पर 3 वर्षों की मोहब्बत का परिणाम पूरी तरीके से व्यर्थ,
और बकवास निकला। मैं जिसे सुनीता समझता था वो कोई सुभाष निकला। ये हालत है। तालियां तो कमजोर है, अगली टिप्पणी पे उठेगी। मैं जिसे सुनीता समझता था वो कोई सुभाष निकला। इच्छा तो ये हो रही थी कि उसका खून कर दूं, मगर मैं चुपचाप था, क्योंकि वो सुभाष और कोई नहीं, मेरे दोस्त सतीश का ही बाप था। ये हालत हो गई। सब हम कहां से चले थे, कहां तक आ गए। लेकिन साहब, मोबाइल का सदुपयोग तो उस दिन हुआ जिस दिन देशद्रोहियों ने एक फिल्म का निर्माण किया और हमने मुहिम चलाई कि इस फिल्म का बाइकआउट करना है। और आज 2 बच्चों के जन्मदिन पर साहब इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। मुझे खुशी है, मुझे गर्व है इस बात की कि जगदीश गुजर के प्रेम में और इन बच्चों के जन्मोत्सव में इतने लोग इकट्ठे हैं। साहब, इतने लोग तो 350 करोड़ में बनने वाली लाल सिंह चड्ढा भी इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि हमने बाइकआउट किया। अभी पिछले दिनों में मुंबई कवि सम्मेलन में गया भाई साहब, तो आमिर खान की पूर्व पत्नी मिल गई किरण, जिसको हिंदुस्तान में रहने में आपत्ति थी। मैं पहुंच गया उसके पास, मैंने कहा हिंदुस्तान में तेरे को किससे डर लगता है? वो मोदी जी चीते लाए, क्या चीतों से डर लगता है? बोले नहीं। मैंने कहा फिर कुलदीप रंगीला से डर लगता है? बोले नहीं। मैंने कहा फिर? बोले हिंदुस्तान में मेरे को शाहरुख खान से डर लगता है। मैंने कहा शाहरुख खान से क्यों डर लगता है? बोले शाहरुख खान हमेशा कहता है आई लव यू का किरण। प्रॉब्लम यहाँ फंसी है साहब। लेकिन तब 4 पंक्ति हमने जिस फिल्म का बाइकआउट करा आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, गुरु जी के समक्ष पढ़ना चाहता हूँ। देश के बड़े संचालक हमारा सौभाग्य है कि हम जब इनको सुनते, जब ये नए दिखते, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। कुलदीप रंगीला नहीं जानता था कि कविता क्या होती है। कुलदीप रंगीला नहीं जानता था कि अलंकार क्या होते हैं। 10 वर्ष पहले मैं गुरु जी के संपर्क में आया। गुरु जी ने मुझे बताया कि कुलदीप कविता ऐसे लिखी जाती है, कविता ऐसे पढ़ी लिखी जाती है, छंद ऐसे लिखे जाते हैं, अलंकार ऐसे लिखे जाते हैं। और आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये कुलदीप रंगीला जो कुछ भी है साहब, वो सिर्फ खुद की बदौलत है। ये बताना आवश्यक है जी, वो करने की जरूरत नहीं है। जाना पड़ता है। आप ताली बजा रहे हैं यहाँ तक ठीक है, वो करने का ये गलत लक्षण है। आज से 6 महीने पहले मैं भी ऐसे ही करता था, हो। फिर मेरे पिताजी मेरे को लेके मेहंदीपुर बालाजी गए। अब मैं नहीं करता। काम निवेदन कर देना चाहता है, फिल्म का बाइकआउट करा के कुत्ते कबाब वाले भी हड्डी में आ गए, शतरंज के खिलाड़ी कबड्डी में आ गए। एक फिल्म का हमने किया इस तरह बाइकआउट के चड्ढा बनाने वाले ही चड्ढी में आ गए। हालत हो गई है साहब। पहले कितनी प्यारी फिल्में आया करती थी, फिल्मों के नाम ही बड़े प्यारे होते थे दादा। फिल्मों के नाम होते थे जय संतोषी माँ, नदिया के पार, और आजकल फिल्मों के नाम होते हैं टॉयलेट। मतलब आदमी इंटरवल में भी वही देख रहा है। पहले गीत हुआ करते थे बड़े प्यारे गीत। अभी परसों के दिन में टेलीविजन पर एक गीत देख रहा, क्लासिकल गीत। एक महिला ने पिंजरे में एक तोते को रखा, उस तोते के सामने गाना गा रही कि आज मैं जवान हो गई हूँ, हो मिठू मियाँ। तो पिंजरे में से तोता बोलता ये गीत। और आजकल के गीत, अरे तेने मारी इंट्रो यार, दिल में मची घंटी यार, टन 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 टन। ऐसा लगता ही नहीं है गीत बज रहा है, ऐसा लगता है जैसे घर के बर्तन उठा के बाहर फेंके जा रहा हूँ। पहले गीत इतने प्यारे, हम गीतों के माध्यम से एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। मैं तो बाथरूम सिंगर हूँ, मेरी आवाज तो आपने देखी। मैं सुबह सुबह स्नान करते करते अहमदाबाद कवि सम्मेलन के लिए निकल रहा, बाथरूम में स्नान कर रहा और साबुन रगड़ते रगड़ते मैंने गाना प्रारंभ किया। गानों के माध्यम से कैसे बात हो जाती है। मैंने साबुन रगड़ते रगड़ते गाना प्रारंभ किया। अरे पानी में जले रे मेरा गोरा बदन, गोरा बदन मेरा गोरा बदन। और झाड़ू लगाते लगाते मेरी धर्मपत्नी शुरू हो गई बाहर कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। ये हुआ करते थे। ये गीतों के माध्यम से
हम बात कर लिया करते थे साहब, पहले जब दूल्हे राजा जाते थे घोड़ी पे बैठ के तोरण को मारने के लिए, और क्या है कि आगे बैंड वाला गीत बजाया करता था कि बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अभी हमारे यहाँ देवास में एक की बारात निकल रही, बैंड वाला गीत बजा, तुझे दूल्हा किसने बनाया रे भोतरी के, तुझे घोड़ी किसने चढ़ाया रे भोतरी के। ये हालत हो गई है। ए माता बहने बेटी, जब हम बिटिया की विदाई करते तो एक सबसे लोकप्रिय गाना आप जानते हैं कौन सा बजता है? कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। हमारे यहाँ एक बिटिया की विदाई हो रही है, बाहर बैंड वाला गीत बजा रहा, अरे देख 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 तू यहाँ वहाँ ना फेंक, ठेले की बीमारी होगा सबका बुरा हाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ये गीत हुआ करते थे साहब, लेकिन इन बॉलीवुड वालों ने क्या करा कि हमारे गीत चुरा लिए, गीत को बैकग्राउंड में डाल दिया। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हमारे गांव में, हम तो गांव के लोग हैं साहब, जब हमारे गांव में 2-3 डोगरे बन जाते हैं और कुत्ते चिल्लाते हैं, वो बैकग्राउंड ले लेंगे, गीत बज रहा, आउटफिट बनाया, अब बैकग्राउंड म्यूजिक को कुत्ते चिल्लाते हैं। ये हालत हो गई बॉलीवुड की साहब। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे संस्कार बदल के लगती है इस बॉलीवुड में। वो पागल गीत के मुखड़े दीवाने छंद बन बैठे। जब मंच से कभी किसी ने बात कही थी कि आसाराम की बात कही थी साहब, स्थितियां ये हो गई कि अगर हमें जीवन में अनुसरण करना है तो हम बाबाओं का अनुसरण न करें, हम संतों का अनुसरण करें। जिस दिन हम बाबाओं को छोड़ के संतों का अनुसरण कर लेंगे, हमारे देश में परिवर्तन खुद ब खुद आ जाएगा। क्योंकि दुनिया का सबसे आसान काम होता है बाबा बनना। बाबा बनने के लिए आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप 20 दिन स्नान मत करो, 2 महीने मंजन मत करो, 3 महीने दाढ़ी कटिंग मत बनाओ, चौथे महीने में बाबा रेडी। और बाबा भी एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। पहले एक बाबा जेल में आसाराम, फिर रामपाल, उसके पीछे वीरेन बाबा जो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण समझते थे। तो रामपाल जी ने कहा बेटा को जल्दी आ गया, बोला कुछ नहीं, आसाराम बापू ने चपटी पिन का चार्जर मंगाया था, वही देना आया हो। ये हालत है साहब। लेकिन हमारे देश में एक संत का नाम मैं इस मंच पे लेना चाहता हूं, और उस नाम से ही पूरे सदन में तालियों की गड़गड़ाहट हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कोई सबसे बड़ा संत हुआ है जिसने हिंदुत्व की पताका को पूरे विश्व में फहराया है। तो उस संत का नाम था साहब स्वामी विवेकानंद। क्या होते हमारे देश के संत, मुझे घटना याद आती जब स्वामी जी शिकागो यात्रा पे जा रहे थे, उनके साथ विश्व की सबसे सुंदर महिला थी। उस महिला ने स्वामी जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। स्वामी जी ने कहा कि ऐसा करने से क्या होगा देवी? उस महिला ने कहा कि स्वामी जी कल्पना कीजिए, ऐसा करने से मुझे जो पुत्र प्राप्त होगा वो आपकी तरह सुंदर, आपकी तरह बलशाली, आपकी तरह ज्ञानवान, आपकी तरह बुद्धिजीवी होगा। मेरे देश के संत ने कहा कि तुम्हें मेरे जैसा पुत्र चाहिए। बोले जी हाँ स्वामी जी। बोले ठीक है देवी, आज से तुम मुझे ही अपना पुत्र समझ ले। ये मेरे देश के संत होते हैं। सब कहना चाहता हूं कि वो पागल गीत के मुखड़े दीवाने छंद बन बैठे, वो पागल गीत के मुखड़े दीवाने छंद बन बैठे, कहीं कलियां कहीं पत्ती कहीं मकरंद बन बैठे। ये फिल्में देश के युवा दिलों की बन गई धड़कन। विवेकानंद बनना था, वो देवानंद बन बैठे। विवेकानंद बनना था, ये हालत हो गई है साहब। और हम तो क्या कवि हैं, हमारी तो स्थिति ये थी जब कोई भी कवि मंच पे आता, जैसे इनका नाम रख दिया निशा उज्जैनी, कवियों का नामांकन होता है जब कवि मंच पे आता है। और 2 साल से हम वैसे ही खोटी थे। 2 साल के पहले अगर आपको किसी कवि को फोन लगाना तो आप कवि को फोन लगाओ, खींच खींच कुछ 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 खींच खाच खींच खाच खींच, तो कवि बोलते थे 50,000 लूंगा, 1 लाख लूंगा। पर अब कोरोना के बाद में कवियों को फोन लगाओ तो कवि मिलते नहीं, क्योंकि कवियों ने काम धंधा पकड़ लिया। एक ने समोसे की दुकान डाल ली, एक जलेबी बेच रहा है। लेकिन साहब कोरोना काल में एक बात कुलदीप रंगीला कह देना चाहता है कि जो मुस्कुराहट में देख रहा हूँ, इस मुस्कुराहट को देखने के लिए हम भी तरस गए थे। आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन कोरोना काल ने हमें बताया कि आदमी रोटी के बिना रह सकता है, कपड़े के बिना रह सकता है, मकान के बिना रह सकता है मेरे भाई, लेकिन आदमी नहीं रह सकता है। तो आदमी आदमी के बिना नहीं रह सकता है। ये 2 जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क। और सच बताऊं कोरोना काल में मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकला तो केवल मेरा पेट बाहर निकला।
जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क, जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क। जगदीश भाई मैं तो टेंशन में आ गया था कि ऐसा नहीं हो कि आने वाली पीढ़ियां हमारी बाली और सुग्रीव के जैसी पैदा हो। पीढ़ियां सबकी होती है साहब कि छूने से फैली महामारी कोरोना के काल में। आप अकेले मत बजाओ, जब सब बजाएंगे वो आपको बजाएंगे। समझ रहे हो कि ये गुजरात यहाँ इतने प्रेम इतने तरीके से कवि सम्मेलन सुना जाता है। मैं सच बताऊं, मेरे गुरुदेव जीवन का पहला कवि सम्मेलन आज से 15 वर्ष पहले अगर कहीं पढ़ा था तो अहमदाबाद की सर जमीन पर पढ़ा था। आज हम कवि सम्मेलन में जाते हैं, हमें 20,000 50,000 तक के लिफाफे मिलते हैं संस्कृति विभाग में, लेकिन साहब आपकी कसम खा के बोलता हूँ उस कवि सम्मेलन में मुझे मात्र 1,001 रुपए का लिफाफा मिला था। उस लिफाफों की कीमत इन लिफाफों से बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो मेरे जीवन का पहला लिफाफा था। और इस वक्त वो लिफाफा मुझे प्राप्त हुआ, मैंने उसी समय संकल्प लिया, उसी समय कसम खाई कि कवि सम्मेलन से मुझे कितना भी धन प्राप्त हो, कितनी भी राशि प्राप्त हो, कवि सम्मेलन का पैसा मैं कभी स्वयं के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि कवि सम्मेलन के पैसों से 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करूंगा। और आज भी कवि सम्मेलन के पैसों से 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करता हूं। हालांकि वो 2 बच्चे मेरे खुद के ही हैं। मैंने कहा इतना लोड नहीं लेना अपने को, छूने से फैली, क्योंकि हम तो क्या पीड़ाएं भोगने वाले लोग हैं। अभी पिछले दिन मंच पे तिवारी बैठे हैं, अभी पिछले दिन गुरुदेव का संचालन हम दानपुर में थे गुरुदेव, पिछली 22 तारीख को हमारे आयोजक का नाम प्रेमनाथ तिवारी। और तिवारी जी ने कवि सम्मेलन सिर्फ इसलिए आयोजित किया क्योंकि उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पर कवि सम्मेलन के पहले तिवारी जी ने थोड़ी सी लगा ली, मंच पर आकर के घोषणा कर दी, नहीं संभालो संभालो, यही तो पीड़ा है। हम कहते तो शादी ब्याह में जाते ना, बच्चों को संभालने का एक सबसे बढ़िया उपाय बताओ, बच्चा दूल्हे के पास बिठा दो, घोड़ी पर घूमते फिरो। अपने पास बहुत सारी टेक्निक है, राहुल गांधी जी की बात कर रहे थे, इधर से आलू डालो ना उधर से सोना निकालो, ऐसी बात नहीं है साहब। मैं कभी राहुल गांधी पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे बताया बेटा दुनिया में कभी किसी कमजोर आदमी का मजाक मत उड़ाना। सही बात है, उसने गलत थोड़ी कहा है, बोलते क्या वो स्टेटमेंट गलत देता। मैंने कहा क्या गलत स्टेटमेंट देता? बोले गलत स्टेटमेंट देता है। मैंने कहा क्या दिया? बोला बोलता है कि बोले ऐसी मशीन बनाऊंगा कि इधर से आलू डालो सोना निकालो। तो मैंने कहा गलत नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है, और इसलिए सत्य कि मैं उसको प्रमाणित कर सकता हूँ। आलू से सोना बनाने का उनका अनुवांशिक गुण है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने ऐसी मशीन बनाई थी कि इधर से खांड डालो ना उधर से गांधी निकालो, तो ये क्यों नहीं बना सकता है? तो तब आयोजक का नाम प्रेमनाथ तिवारी। और तिवारी जी ने कवि सम्मेलन केवल इसलिए आयोजित किया क्योंकि उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर तिवारी जी मंच पर आकर थोड़ी सी लगा ली और आकर के घोषणा कर दी कि कवियों को पेमेंट जब भी मिलेगा जब वो मेरे पुत्रों पे 4-4 पंक्ति सुनाएंगे। तो सारे कवि टेंशन में कि निसार पठान जो देश की बात कर रहा था, तिवारी जी के पुत्र पे कविता पढ़े। हाँ, कि तिवारी जी का पुत्र डॉक्टर बनेगा, एक बोले तिवारी जी का पुत्र इंजीनियर बनेगा। 8 कवियों के बाद में मेरा नंबर आया। मैंने कहा तिवारी जी आपका पुत्र डॉक्टर बने या ना बने, इंजीनियर बने या ना बने, परंतु मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आपका पुत्र क्या बनेगा। उसको बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता, तो वो तिवारी जी टेंशन में आ गए। जो 4 पंक्ति तिवारी जी को सौंपी, तिवारी जी आपको सौंपता हूँ कि घर पे तिवारी जी के पुत्र ने जन्म लिया, एक मित्र बोला, ये कुत्ती जाओ इनके साथ में, एक आधे को ले जाओ साथ में। एक मित्र के घर आराम से ना, बिल्कुल बोले उसने आइए, वो गए अपने सीधे हाथ से दरवाजा खोल के इस प्रकार बाहर हुए जैसे शतक मारने के पश्चात सचिन तेंदुलकर अपने गंतव्य स्थान पर गया हो। उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, बड़ा शानदार प्रदर्शन। के घर पे तिवारी जी के पुत्र ने जन्म लिया, एक मित्र बोला कवि भारी बन जाएगा, एक बोला डॉक्टर, एक बोला इंजीनियर, एक कहने लगा अधिकारी बन जाएगा। तो मैं बोला ना डॉक्टर और ना ही इंजीनियर, ना कवि भारी ना पटवारी बन पाएगा। पापा जी तिवारी इसके, माता जी तिवारी इसकी, बड़ा हो गया अभी तिवारी बन जाएगा, बड़ा हो गया।
ये आनंद है साहब जो कवि लोग उठा पाते हैं। हालांकि क्या है कि साहब बहुत अच्छी टीम भाई जगदीश भाई ने यहाँ सजोई, और ये जो कवि आए ना ये केवल इनके प्रेम के पीछे आए हैं, कोई पैसों की तो ये स्थिति है। लोग कुछ भी बोलते हैं हालांकि इस समय हम एक संकल्प लेते हैं कि दिवाली ही बने। निवेदन कर देना चाहता हूँ इसी गोत्र का एक छंद कि एक मित्र के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा मैं बोला नवीन रख दीजिए। एक वर्ष बाद दूजे पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा मैं बोला प्रवीण रख दीजिए। तीजा पुत्र हुआ तो वो मुझसे झगड़ पड़े, इसके नाम के पीछे भी बीन रख दीजिए। मैं बोला एक का नवीन, दूसरे का है प्रवीण, तीसरे का नाम सोयाबीन रख दीजिए, तीसरे का नाम। ये हालत है साहब। ये बहुत अच्छा सुन रहे। इसी गोत्र का एक और सुना था मैंने, कहा जगदीश भाई के प्रेम के कारण हम आए हैं। ये तो पैसों की तो ये स्थिति है साहब, हम कभी जब हमारा सीजन चलता है, जब हमारे पास अनाप पैसे होते हैं, ये तो सच बताऊं पोस्ट के भी मांगे रहते हैं, क्योंकि हम तो क्या है जितने मंच पे बैठे हैं सब राष्ट्रीय स्तर के कवि। और पिछले दिनों मेरे को क्या है कवि सम्मेलन में जाना अवध, और मेरे को नागदा जंक्शन से ट्रेन पकड़नी, मेरे साथ में जगदीश भाई ट्रेन आई 2 साल से फुर्सत में थे। सबसे पहले मैं घुसा कोच में, मेरे पीछे ये पीछे से धक्का आया, तो वही धक्का मैंने आगे वालों को फॉरवर्ड किया, तो आगे वाला बोला कि भैया जरा ढंग से खड़ा रहे। मैंने कहा मैं तो ढंग से ही खड़ा हूँ, पर शायद आपको जानकारी नहीं मैं राष्ट्रीय स्तर का कवि हूँ। लेकिन उसने जो बात कही वो बात अब तक ये अगले कवि सम्मेलन में इनको रस्सी से बांध देना आप सब। जैसे ही ट्रेन आई मैं घुसा, पीछे जगदीश जी, पीछे से धक्का आया, वही धक्का मैंने आगे फॉरवर्ड किया, तो बोला जरा ढंग से खड़ा रहो। मैंने कहा मैं तो ढंग से ही खड़ा हूँ, पर शायद आपको जानकारी नहीं मैं राष्ट्रीय स्तर का कवि हूँ। तो वो कहने लगा कि राष्ट्रीय स्तर का कवि है तो क्या छाती पे चढ़ा था? अपन ऐसा कोई काम नहीं करते हैं साहब। कि एक लड़की वाले मुझे देखकर कहने लगे आपके संग हम हमारा रिश्ता जोड़ डालेंगे, और लड़की खूबसूरत है एक आंख से है काणी, जिसे हम आपके हवाले छोड़ डालेंगे। मैं बोला लड़की काणी तो लड़का भी काना ही ढूंढो, यह रिश्ता हम तत्काल तोड़ डालेंगे। वो बोले शादी के लिए आप हाथों भरे श्रीमान, हम आपकी ही एक आंख फोड़ डालेंगे, हम आपकी ही फोड़ डालेंगे। ये पीड़ा देखते हैं साहब। बहुत अच्छे अच्छे कवि यहाँ पर मन कुमार जी मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं साहब। कुछ नए कवियों को भी सुनने का मौका मिला, लेकिन हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा कवि सम्मेलन होता है वो होता है दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर 26 जनवरी और 15 अगस्त। उस कवि सम्मेलन का टोटल बजट होता है 65 लाख रुपए। साहब देश का हर छोटे से छोटा कवि और बड़े से बड़ा कवि ये स्वप्न देखता है कि एक बार उस आयोजन में जाए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। लेकिन गुजरात वालों, आपके आशीर्वाद से उस लाल किले के कवि सम्मेलन में आपका अपना ये कुलदीप रंगीला एक बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि आपके आशीर्वाद से पूरे 3 बार गया है कविताएं सुनने के लिए। ताली बजाओ तो अपन आगे बढ़े। हम जब कवियों का नामांकन कर देते हैं, अब इन सबने मेरा नाम रख दिया कुलदीप रंगीला, लेकिन मेरी पीड़ा है कि नाम रंगीला पर ऊपर वाला रंग देना ही भूल गया। यह करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे दिख रहे जिनको बाल देना भूल गया। नहीं, मैं गंजों का बड़ा सम्मान करता हूँ, पर इसलिए करता हूँ साहब कि जो गंजे होते हैं मेरा देश में 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूर्ण गंज, अर्थात बिना पतरे का मकान, जिनका पूरा मैदान ही साफ होता है। दूसरे होते हैं अर्धगंज, जिनका बीच का मैदान साफ, दोनों तरफ थोड़े थोड़े बाल। इनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे खाली बस में दोनों तरफ सवारियां लटक के जा रही हो, वो भी विदाउट टिकट। ने ऊपर से इनके बड़े बड़े कान ऐसे लगते हैं जैसे कोई साइकिल पे 2 दूध की टंकियां लटका के ले जा रहा है। ये आनंद है साहब। मेरे घर के पड़ोस में एक चंपालाल जी रहते हैं, उनकी खोपड़ी पे एक भी बाल नहीं। अब उनका 8 साल का पोता उनकी खोपड़ी पे ट्रक चला रहा, नकली। आप ये मत समझना कि दादाजी को उठाया ने ट्रक के नीचे डाल दिया। ट्रक लेके शुरू हुआ वहीं
हो गया 5-7 मिनट तो दादाजी को आनंद आया। फिर जो ट्रक के छोटे छोटे काले काले पहिए होते हैं दादाजी को गड़ने लगे तो दादाजी जोर से चिल्लाए, तो ये क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं दद्दू, ट्रक चला रहा हूँ। तो मेरी खोपड़ी कोई ट्रक चलाने की जगह है? बोले दद्दू दद्दू ये हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा हाईवे जिसपे एक भी टोल टैक्स नहीं है। आइए कमजोर है आपकी। क्योंकि साहब ये हमने बंदों के लिए ढा के लगाया, लेकिन एक सत्य बात कह देना चाहता हूँ साहब, मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा की। गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंफाल, जयपुर, लखनऊ, पटना, पणजी, शिमला, शिलांग, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, पर पूरे विश्व में ये गंजे एकमात्र ऐसे प्राणी होते हैं जिनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये हम यहाँ प्रेम के कारण उपस्थित हुए। जगदीश भाई ने हमको फोन लगाया, खेच कुछ मैंने कहा जी जगदीश भाई, बोला कवि सम्मेलन आना है। मैंने कहा आ जाऊंगा। बोले क्या व्यवस्था करूं? मैंने कहा कौन है? बोले पंडित अशोक नागर जी का संचालन। मैंने कहा धन्य होगा। बोले निशा उज्जैनी है। मैंने कहा कवित्री का बजट ज्यादा होता है, आप बिल्कुल लोड मत लो, कवित्री से मात्र मेरे को 1000 रुपए कम दे देना। बोला आ जाओ, वो 1000 में आ रही है। कितना टेक्निकल आदमी साहब, लेकिन ये जो कवि उपस्थित हुए ये केवल आपके प्रेम के कारण उपस्थित हुए हैं। यहाँ से अगर हम कुछ लेकर जाएंगे तो जो तालियां प्रेम के रूप में हम तक पहुंच रही है, हम अपने साथ वो लेके आगे की यात्राएं करेंगे। मैंने कहा कि तो हमारा जीवन चलता भी 6 महीने पहले मेरे को चिकनगुनिया हो गया। अब अपने पास तो पैसे कौड़ी कुछ थे नहीं कोरोना काल के कारण। मेरे पिताजी ने 25,000 रुपए लगा, मैं बिस्तर पे पड़ा, ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही। ये कविगण मेरे को देखने के लिए आए तो जगदीश भाई ने पूछ लिया, बोले कुलदीप भैया कैसा लग रहा है? अब मैं बोलूं उसके पहले मेरे पिताजी बोल उठे, बोले उनसे पूछ के देखो जिनका पैसा लग रहा है। पैसा महीने लगता है। तब कहना चाहता हूं कि पैसा आदमी के रूप बदल देता है। आज से 5 वर्ष पहले बड़ी दीपावली पर हमने जिस नोट की पूजा की थी साहब, छोटी दीपावली पे उसी नोट को निकाल के घर से बाहर फेंक दिया। तब कहता हूं कि पैसा आदमी के रूप बदल देता है। कहीं छांव तो कहीं धूप बदल देता है। मंदिर किसी भी भगवान का हो, उसके सामने एक पेटी होती है, उस पेटी में भी साक्षात लक्ष्मी देवी बैठी होती है। और यहाँ से कविता के साथ यात्रा करना मित्रों, कि पैसा अगर उस पेटी में हो तो आदमी को पुजारी बना देता है। पैसा अगर तिजोरी में हो तो आदमी को सरकारी बना देता है। पैसा अगर गल्ले में हो तो आदमी को व्यापारी बना देता है। और यही पैसा अगर कटोरे में हो तो आदमी को भिखारी बना देता है। यही पैसा अगर कटोरे में हो तो आदमी को भिखारी बना देता है। पैसा आदमी के रूप बदल देता है, कहीं छांव तो कहीं धूप बदल देता है। भाई साहब यही कविता एक दिन मैंने अपनी सगी धर्म पलटनी को सुनी। सगी, और आपको मालूम है सगी कौन होती है? जो अपने को छोड़ के नहीं भगी वही सगी है। अभी अपन ने उसको एक बार सुनाई पर उसके समझ में नहीं आई, मैंने दोबारा सुनाई उसके फिर भी समझ में नहीं आई, मैंने तीसरी बार सुनाई उसके इतने समझ में आई कि वो उठ के सीधे मायके ही निकल ले। अब अपन प्रसन्न की भला टली पर 3 दिन बाद अपने को याद आई तो अपन ने वापस उसको फोन लगाया, वैसे ही खींच कुछ खींच तो उसने काट दिया खींच। तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने कहा जाग रही हो तो चैन भेज, सो रही हो तो नींद भेज, जो कर रही है हकीकत भेज। वो भावुक हो गई, उसने व्हाट्सएप पे जवाब दिया, बोले बर्तन मांज रही है झूठन भेजूं। ये पीड़ा भोगनी पड़ती है। सब आता है मेरी बेटी यहाँ भी करवा चतुर्थी का व्रत करती होगी, मेरी पत्नी भी तैयार होकर आ गई करवा चतुर्थी के दिन, कहने लगी प्राणनाथ मैं बताऊं मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा बहुत अच्छी। बोला आप भी तैयार हो जाओ। मैंने कहा क्या करेगी? बोले पूजन। मित्रों मैंने जीन्स के पेट पे लाल रंग का एक टी शर्ट फंसाया और दौड़ के सीधा अपनी पत्नी के पास में आया और आकर के वही प्रश्न मैंने फरमाया। मैंने कहा तू बता मैं कैसा लग रहा हूँ? बोली बताओ। मैंने कहा बता। बोली बताओ। मैंने कहा बता। बोली पहले खिड़की लगा। अपन टेंशन में 70 की स्पीड में दौड़ के गया, ने खिड़की लगाई, ने दौड़ के फिर पत्नी के पास में आया और वही प्रश्न फरमाया। मैंने कहा बता मैं कैसा लग रहा हूँ? बोली बताओ। मैंने कहा बता। बोली बताओ। मैंने कहा बता। बोली पहले दरवाजा लगा। अब की बार 80 की स्पीड में गया और दौड़ के फिर आया। मैंने कहा बता मैं कैसा लग रहा हूँ? बोली बताओ। मैंने कहा बता। बोली बताओ। मैंने कहा बता। बोली आप है ना
मेरे पापा जैसा लग रहा है। तालियां समझो। आइए मित्रों, एक कविता के लिए मुझे आदेश हुआ है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप तालियों के माध्यम से मुझे आदेशित करें। वो कविता जिसने कुलदीप रंगीला को कुलदीप रंगीला बनाया है, गुरुदेव का आदेश है उस कविता के लिए। कविता जब पिछले महीने मैंने 22 तारीख को दिल्ली के कम्युनिटी हॉल में पढ़ी थी, सराफा बाजार का प्रोग्राम था। वो जैसे ही कविता मैंने समाप्त की, एक सोनी जी मंच पर आए, उन्होंने अपने गले में से 10 तोले की सोने की चेन निकाली और निकाल के मेरे गले में डाल दी। मेरी पीठ थपथपाते हुए बोले तुम्हारी कविता का पुरस्कार। मैंने कहा धन्य हुआ, कविता का इतना बड़ा पुरस्कार। मैं घर आया, हमारे यहाँ सोनी जी की दुकान है, मणिराम जी की दुकान, वहां गया। मैंने कहा तोल के बताओ कितने तोले की है। बोले 10 तोले की। मैंने कहा कितने की है? बोले 25 रुपए की। साहब कभी नहीं, कई बार श्रोता भी बदमाश निकल जाते हैं, तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि एक इतना आपने ठा के लगा है, क्योंकि मुझे कहा गया है कवि सम्मेलन में कि हंसना हंसाना कवि सम्मेलन का एक भाग जरूर है, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं है। कवि सम्मेलन का उद्देश्य होता है कि आप तक कोई बात पहुंचे। तब मैं अपने जीवन की श्रेष्ठ कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक सैनिक सीमा पर तैनात रहता है, अविवाहित होता है, उसके पास एक संदेशा पहुंचता है कि उसका माँ का स्वर्गवास हो गया है। वो घर आता है, घर आने के बाद अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है। अपनी माँ से बड़ा स्नेह था, वो 2 दिन तक अपनी माँ की याद में रोटी का एक निवाला अपने मुंह पे नहीं रखता है। बस यहीं से मेरी उस कविता प्रारंभ होती है, उस बेटे का दर्द प्रारंभ होता है जिसने 2 दिन पहले अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया है और रोटी का एक निवाला अपने मुंह पर नहीं रखा है। मैं चाहता हूं कि एक बार सदन ताली बजाकर उस कविता के लिए मुझे कि वह माँ जिसने जीवन भर मुझको रोने तक नहीं दिया। अरे वह माँ जिसने जीवन भर मुझको रोने तक नहीं दिया, आज उसी की यादों ने 2 दिन तक सोने नहीं दिया। जो बचपन में मुझे सुलाती मैं उसे सुलाकर आया हूँ, और लगता जैसे माँ के संग में खुद को मिटाकर आया हूँ। लगता जैसे माँ के संग मैं खुद को मिटाकर आया हूँ। और कविता के साथ यात्रा करना कि उपस्थिति दर्शाने वाले घर में रिश्तेदार थे सब। अरे उपस्थिति दर्शाने वाले घर में रिश्तेदार थे सब, पर फटकार लगाने वाला घर में कोई नहीं था अब। 2 दिन बीते सारे बोले कुछ तो पेट में डालो तुम। माँ बोली सपने में आकर बेटा खाना खा लो तुम। सपने में पाके माँ का दर्शन में दौड़ा तक किचन में। फौरन हाथ लगाया मैंने रोटी के डब्बे के बर्तन में। अरे डब्बा खोला, उस डब्बे में मुझको माँ का प्यार मिला। जीवन भर फिर भूख ना लगे ऐसा ही का हार मिला। अरे घी में लथपथ पतली पतली एकदम छोटी छोटी थी। अरे उस डब्बे में माँ के हाथ की बनी हुई 2 रोटी थी। उस डब्बे में माँ के हाथ की, अभी भी कुछ हाथ मुझे खामोश लग रहे हैं, उन तक मेरी पंक्तियां पहुंचे कि उस डब्बे में माँ के हाथ की बनी हुई 2 रोटी थी। उस रोटी के साथ ना सब्जी ना चटनी ना भाजी थी। अरे उस रोटी के साथ ना सब्जी ना चटनी ना भाजी थी। अरे रोटी 2 दिन पहले की थी लेकिन एकदम ताजी थी। रोटी 2 दिन पहले की थी लेकिन एकदम ताजी थी। रोटी को लगा चेहरे से भूला घर में माहौल है गम्मी का। वह 2 रोटी यूं लगती जैसे आंचल हो मम्मी का। और कविता की सबसे कीमती पंक्ति पहुंचाता हूँ कि वह 2 रोटी यूं लगती जैसे आंचल हो मम्मी का। अरे वह 2 रोटी हरिश्चंद्र की सच्चाई से अच्छी थी। वह 2 रोटी रामायण की चौपाई से अच्छी थी। वह 2 रोटी जीवन के हर शुभ संयोग से अच्छी थी। अरे वह 2 रोटी सांवरिया के 56 भोग से अच्छी थी। वह 2 रोटी सांवरिया के 56 भोग से अच्छी थी। और कविता अपने अंतिम पड़ाव पर है मित्रों। अगर कुलदीप रंगीला ने ईमानदारी से आपके हृदय पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हो तो कविता के अंत में आधा मिनट ताली बजाकर आप मुझे विदा करना कि वह 2 रोटी जीवन के हर शुभ संयोग से अच्छी थी। वह 2 रोटी सांवरिया के 56 भोग से अच्छी थी। रोटी खाकर कुछ खाने की इच्छा मन में जगी नहीं। कसम है मित्रों माँ की मुझको भूख आज तक लगी नहीं। वर्ष कई व्यतीत हो गए इस घटना के बाद में। जाने कितने लम्हे गुजरे उन 2 रोटी की याद में।
में माता मुझको भूख लगी मैं नींद में बोला करता हूँ, आज भी रोटी के डब्बे का ढक्कन खोला करता हूँ। भूख देखकर शायद मेरी उस माँ का कलेजा हिल जाए और फिर से किसी दिन डब्बे में माँ की 2 रोटी मिल जाए।